स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी इज़ बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। एंड ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र वी सी जनरेशन ऑफ वेरिएशंस। तो वेरिएशंस क्या हैं? दे आर बेसिकली द डिफरेंसेस कह लो, डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल्स। बात समझ में आ रही होगी आपके? ठीक है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो जीन है। जैसे मैं यहाँ पर एक मार्क बना रहा हूँ। अब ये हमारा ये पूरा का पूरा ये क्या है? दिस इज़ अ क्रोमोज़ोम। अब हमें पता है क्रोमोज़ोम कहाँ प्रेजेंट होता है। क्रोमोज़ोम इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, अब ऑन दीज क्रोमोज़ोम्स वी फाइंड जीन्स। तो सपोज दिस पार्ट इज़ अ जीन, अगेन दिस इज़ अनदर जीन। मैं दूसरा कलर दे देता हूँ उसको। दिस इज़ अनदर जीन, दिस इज़ अनदर जीन एंड दिस वन इज़ अनदर जीन। तो इस तरह से जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पर और इन सब का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो जीन्स क्या करते हैं? दे फॉर्म प्रोटीन एंड देन प्रोटीन हैज सर्टेन फंक्शन। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये गवर्न होता है। इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं ये कंट्रोल होते हैं और जनरेशन से जनरेशन तक ये जीन्स पास होते रहते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और इस तरह से ये बेसिक बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेंडल ने, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने इस हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशंस के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था। इन्होंने सबसे पहले ही इन्होंने वर्क स्टार्ट किया था और इनके वर्क को काफ़ी सराहा गया था। तो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था और इस पी प्लांट के ऊपर उन्होंने वर्क क्यों किया था उसके पीछे रीज़न ये है कि पी प्लांट जो होता है, एक तो उसका लाइफ स्पान जो होता है वो शॉर्ट होता है। छोटे से समय के अंदर हमें अगली जनरेशन देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी छोटे समय के अंदर हम इसको रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों को करा सकते हैं। इसमें हम दोनों पॉलिनेशंस करा सकते हैं। ठीक है, आर इजीली डन। थर्ड, बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो रिज़ल्ट्स को कंपेयर करना इजी होता है और जितने ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है, आपका एक्सपेरिमेंट माना जाता है। तो जितने ज़्यादा सीड आएंगे उतना अच्छा हमारा एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा, उससे रिज़ल्ट निकालना आसान होगा। नेक्स्ट इज़ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसके अंदर थे पी प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से मेंडल ने इसका इस्तेमाल किया। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? तो देखो, जैसे कि हाइट होती है, हाइट ऑफ अ प्लांट। अब पी प्लांट में देखा गया था कि जो पी प्लांट में दो टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते थे, टॉल एंड शॉर्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो एक कैरेक्टर है हाइट, इसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे। इसे क्या बोलेंगे आप? ट्रेट। किसी भी कैरेक्टर का ट्रेट होता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरेक्टर
और करेक्टर के क्या प्रेजेंट होते हैं फिर? ट्रेट्स। करेक्टर के अंदर जो वेरिएशन होते हैं वो कहलाते हैं ट्रेट्स। जैसे करेक्टर क्या है? हाइट, ठीक है, तो ट्रेट क्या हो गया? टॉल एंड ड्वार्फ, ये ट्रेट हो गए। तो सपोज पी प्लांट की हाइट की बात हो रही है तो उसका मतलब आप करेक्टर की बात कर रहे हो उसके। कौन सा करेक्टर? हाइट। और इस हाइट नामक जो करेक्टर है इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हैं? टॉल एंड ड्वार्फ, यानी टॉल प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे और ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा कि करेक्टर और ट्रेट क्या होता है। करेक्टर के अंदर जो वेरिएशन होते हैं उन्हें हम ट्रेट बोलते हैं। तो बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे पी प्लांट्स में, जैसे कि हाइट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके अलावा फ्लावर कलर, सीड कलर, सीड शेप, ये कुछ प्रमुख हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाइट जैसे टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर कलर में आज आप देखेंगे तो वायलेट एंड वाइट, वाइट कलर्ड फ्लावर, वायलेट कलर्ड फ्लावर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो सीड कलर, तो सीड कलर में येलो सीड और ग्रीन सीड, ठीक है। और सीड शेप में आप देखो तो राउंड सीड और रिंकल्ड सीड। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब देखो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। जैसे टॉल करेक्टर जो है ये डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है। यानी डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि वो करेक्टर ज़्यादा पाया जाता है, और इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि वो डोमिनेंट क्यों है, ठीक है, आगे चल के। नेक्स्ट इज वायलेट कलर इज़ द डोमिनेंट करेक्टर, येलो कलर सीड इज़ द डोमिनेंट करेक्टर एंड राउंड सीड इज़ द डोमिनेंट करेक्टर। तो ये आप लर्न कर सकते हैं। तो मेंडल ने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के ऊपर काम किया और उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस किए। ये उन्होंने पी प्लांट्स पर किए, जिसके हेल्प से उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताई कि इनहेरिटेंस कैसे होता है कैरेक्टर्स का। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करने से पहले हम एक कंट्रास्टिंग करेक्टर को स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि हाइट है। हाइट में टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों थे पी में, ठीक है। अब टॉल प्लांट, अगर आप देखो प्लांट को देख रहे हो आप बाहर से और बता रहे हो कि वो टॉल है, ठीक है ना, तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट अ प्लांट इज टॉल और ड्वार्फ। और कैसा ऑब्जर्वेशन? एक्सटर्नल, बाहर से देख करके आप बता रहे हो कि ये प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। तो बाय ऑब्जर्वेशन एक्सटर्नली इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक, देन दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज द phenotype। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि phenotype किसे कहते हैं। phenotype का मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल के किसी कैरेक्टर को या किसी ट्रेट को आप ऑब्जर्वेशन से, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से अगर डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम उसका फिनोटाइप कहते हैं। जैसे अगर कोई पी प्लांट आपको दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका फिनोटाइप क्या है, तो आप कहेंगे कि दिस पी प्लांट इज टॉल और दिस पी प्लांट इज ड्वार्फ। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो उसका मतलब आप क्या बता रहे हैं? उसका फिनोटाइप बता रहे हैं, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस बता रहे हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। तो ये बात फिनोटाइप वाली आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज द जीनोटाइप।
अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं स्टडीज़ में, जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं उसमें। जीनोटाइप को हम बाहर से नहीं देख सकते, जीनोटाइप को हम एक्सपेरिमेंटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट उसको हम बाहर से नहीं देख सकते। जैसे जो टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप है टी टी कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप ये होता है, ठीक है, टॉल, ये भी टॉल है। और फिनोटाइप क्या है, मैंने आपके सामने लिख दिया है, टॉल टॉल। और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो टॉल प्लांट के जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके सामने लिखे हुए हैं। ऐसे ही ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप क्या होता है, ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप होता है स्मॉल टी, ठीक है। और फिनोटाइप क्या होता है ड्वार्फ प्लांट का, ऐसे ड्वार्फ, ये लिख दिया। तो आपको अब पता होना चाहिए जीनोटाइप्स को हम सिंबल्स से बताते हैं, जबकि फिनोटाइप को हम वर्ड्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब जीनोटाइप में ऐसा क्यों कहा गया, देखो कैपिटल टी को और कैपिटल टी स्मॉल टी को टॉल क्यों कहा गया, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कैपिटल टी होता है ये डोमिनेंट होता है, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अकेला भी प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो सेकंड केस में, फर्स्ट केस सेकंड केस में आप देखो कि ये स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट है कैपिटल टी, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है फिर भी, और प्लांट को कैसा बना रहा है, टॉल। फर्स्ट केस में कैपिटल टी की 2 कॉपीज प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली प्लांट जो है वो टॉल होना ही है। लेकिन सेकंड केस में आप देखो एक ही कॉपी प्रेजेंट है और दूसरी कॉपी स्मॉल टी की है, जो कि ड्वार्फ के लिए होता है, लेकिन कैपिटल टी तब भी अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस करके प्लांट को टॉल बनाने में कामयाब हो रहा है। इसका मतलब कैपिटल टी कैसा एलील है, इट इज़ अ डोमिनेंट काइंड ऑफ एलील। तो यहाँ एक नया वर्ड आया हमारे सामने जिसको हम बोलते हैं एलील। ये क्या होता है ना। तो जैसे मैं बात करूं आपसे हाइट की, हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट को डिटरमाइन करने के लिए पी प्लांट में कैपिटल टी और स्मॉल टी नाम के 2 एलील्स होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, एलील इज अ फॉर्म ऑफ जीन, इट इज अ फॉर्म ऑफ जीन का प्रकार, अंडरस्टैंड। तो जीन का जो प्रकार है इसको अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी कह सकते हैं, एलील को आप अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो अब आप देखो जीन का प्रकार कैसा है, हाइट के लिए देखें तो जीन के 2 प्रकार हैं हमारे सामने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, या हम इसको साइंटिफिकली बोलें तो क्या बोलेंगे, फॉर हाइट देयर आर 2 एलील्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अंडरस्टैंड। तो एलील आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो हम होते, ह्यूमन बीइंग्स आर डाइप्लॉइड, सिमिलरली पी प्लांट्स आर ऑल्सो डाइप्लॉइड। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमारे पास जैसे पी प्लांट है उसके पास 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, किसी भी एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है यहाँ पर आप देखेंगे क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स प्रेजेंट हैं। तो 2 सेट का क्या मतलब है कि कोई भी एक जो करैक्टर है, कोई भी करैक्टर है, उस करैक्टर को गवर्न करने वाले जो एलील्स हैं वो कम से कम 2 उसके अंदर होंगे। एक उसको मिलेगा पैटर्नल साइड से, यानी फादर से, ऐसे हम सिंबल देते हैं फादर का, और एक मिलेगा मैटरनल साइड से, यानी मदर से, मदर का सिंबल ये हो जाता है। तो किसी भी एक इंडिविजुअल में जो एलील्स होंगे, अगर वो डाइप्लॉइड है तो उसके पास 2 एलील्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाइट की बात करते हैं, ठीक है,
हाइट ऑफ पी प्लांट, तो हमें कितने एलील दिखाने पड़ेंगे उसमें? 2 दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे हम ये भी दिखा सकते हैं कैपिटल टी, या हम दिखा सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, या एक कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास इस समय 3 कॉम्बिनेशन संभव हैं, पॉसिबल हैं फॉर हाइट। ठीक है, अब मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो हाइट में देखें अगर, तो जो टॉल प्लांट का जो एलील होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो ड्वार्फ का एलील होता है वो रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी, और रिसेसिव कौन है? स्मॉल टी। रिसेसिव का मतलब होता है, रिसेसिव दब्बू समझ लो। दब्बू मतलब जो डरपोक होता है, या जो ईजिली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, है ना, जो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो अपने जैसे के साथ होगा। अंडरस्टैंड? तो डोमिनेंट होता है जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है? जब वो अपने जैसे के साथ होता है। तो जैसे डोमिनेंट इन दोनों केसेस में एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। यहाँ भी आप देखेंगे टॉल प्लांट, और यहाँ भी आप देखेंगे टॉल प्लांट। अंडरस्टैंड? जबकि जो थर्ड केस है स्मॉल टी, यहाँ पर आप कैसा प्लांट देखेंगे? ड्वार्फ प्लांट। बिकॉज हमें पता है कि जो स्मॉल टी है ये कैसा करेक्टर है? रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव एलील है। तो ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये अकेला मतलब जो अपने जैसे के साथ होगा। यानी कैसी कंडीशन? होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब जब दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं, जैसे स्मॉल टी है, ऐसे केस में ही आपको वो फिनोटाइप देखने को मिलेगा जो कि रिसेसिव एलील से एक्सप्रेस होता है। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा केस है? हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है कि दोनों एलील्स सेपरेट हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट काइंड्स के हैं। तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ध्यान से देखना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्लांट कैसा है? टॉल है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बिकॉज क्यों नहीं कर पा रहा है दूसरा वाला? बिकॉज वो कैसा है? रिसेसिव है। तो हम समझ गए कि जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है? ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जबकि टॉल वाला जो एलील है वो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस करता है। तो अभी हम समझ चुके हैं, काफ़ी बेसिक्स हमारे समझ में आ चुकी हैं। तो मेंडल ने बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखा था पी प्लांट में, और उन्होंने उनको लेकर के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बाय द हेल्प ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनाई। प्रोजेनाई का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, F1 और F2 में अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है। F1 F2 का क्या मतलब है? ठीक है, ये समझ में आ जाएगा जो एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स की स्टडी होती है एक ही बार में? ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड। और डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने बाद में किया था, इसमें कितने कैरेक्टर्स की स्टडी होती है? 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली। एक ही बार में 2 कैरेक्टर्स की स्टडी होती है। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने प्लांट्स का सिलेक्शन किया, और वो प्लांट्स थे टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हैं, ये हमारे सामने पेरेंट्स हैं। तो कैसे पेरेंट्स का सिलेक्शन हुआ? एक तो थे टॉल पेरेंट, यानी पी प्लांट जो टॉल वाला है, और दूसरा है पी प्लांट जो ड्वार्फ वाला है। अब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। तो इसका मतलब ये कि पॉलिन ग्रेन ले लिया एक प्लांट का, जैसे ये टॉल वाला प्लांट है, इसका पॉलिन ग्रेन लिया और इसको
ड्वार्फ प्लांट के जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर पहुंचा दिया गया। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आ रही होगी आपके। अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इस तरह से आगे चल के सीड का डेवलपमेंट होगा। तो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है ये प्लांट डाइप्लॉइड होते हैं, तो किसी भी एलील के दो सेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको स्मॉल टी दो सेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ क्रॉस कराया गया। ये कौन सी जनरेशन है? हमारी पहली जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, जिनका एज पेरेंट्स इस्तेमाल किया गया है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जब पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है टॉल प्लांट में, तो पॉलिन ग्रेन के अंदर कौन से एलील जाएंगे? तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि जब कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, देखो आपको तो पता ही है कि गैमेट प्रेजेंट होता है पॉलिन ग्रेन में, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट, है ना। और मेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन से सेल डिवीज़न से होता है? मियोसिस से होता है, ठीक है। मियोसिस को हम जानते हैं रिडक्शनल डिवीज़न है। तो होता क्या है मियोसिस में? क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, यानी जो एलील्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, जब गैमेट बनेंगे यहाँ पर, तो एलील जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। कैपिटल टी और कैपिटल टी सेपरेट हो गए। ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल टी में जब हमारे गैमेट्स बनेंगे तो एलील्स सेपरेट हो जाएंगे। एक गैमेट में केवल एक एलील जाएगा, यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है। तो पेरेंट्स ये रहे और गैमेट्स हमारे सामने ये रहे। अब हमें क्या कराना है? अब हमें, क्योंकि पॉलिन ग्रेन को एग के साथ, पॉलिन ग्रेन में जो गैमेट है उसको एग के साथ फ्यूज़ कराना है। तो मतलब अगर सपोज ये वाला पॉलिन ग्रेन गया और ये वाला हमारा एग है, तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बना आगे चल के? जो हमारा सीड है उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन आ गया, बिकॉज आधा एक पेरेंट से मिला, आधा एक पेरेंट से मिला, और फ्यूज़न के बाद दोनों एक ही सेल के अंदर आ गए। तो मतलब जो हमारा एम्ब्रियो बना उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से देख लो, अगर हम इस वाले को यूज़ करें, मैं इसको दूसरे वाले केस से दिखा देता हूँ। जैसे हम इसको फ्यूज़ कराएं इस वाले के साथ, तो भी हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ थर्ड वाला केस देख लो, इसको अगर हम इसके साथ फ्यूज़ करा दें तो भी हमारे सामने कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। तो आप किसी भी केस को देख लो, यहाँ पर आपके सामने जो जनरेशन, अगली जनरेशन आ रही है वो क्या आ रही है? नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम फिलियल वन, FILIAL, फिलियल वन, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? F1। जो F1 जनरेशन हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है? कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज द F1 जनरेशन इन फ्रंट ऑफ अस। तो मतलब अगर हमने प्योर टॉल समझ रहे हो? प्योर का मतलब क्या है यहाँ पर? प्योर का मतलब है होमोजाइगस, दोनों के दोनों एलील्स एक जैसे हैं। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स का, जैसे कि ये देखो, ये ड्वार्फ है और ये टॉल है, और दोनों होमोजाइगस हैं, यानी एक जैसे एलील हैं। जब इन प्लांट्स का हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे देखने को मिले? अब यहाँ पर आप बताओ कैसे प्लांट्स हैं? फिनोटाइप क्या है? टॉल। सारे प्लांट्स हमको टॉल देखने को मिल रहे हैं। और जीनोटाइप पूछा जाए तो क्या है F1 का? आपका आंसर होगा F1 का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप ऑफ F1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर, जैसे हमने हाइट के लिए किया है, तो वो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑल प्लांट्स आर, यानी 100% प्लांट्स आर टॉल। इससे ये पता चला, यानी फिनोटाइप क्या है? टॉल।
यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या किया इसने, मेंडल ने, जो हमें F1 जनरेशन मिली थी उसमें हमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले प्लांट्स मिले थे। अब उन्होंने ये किया कि जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे उनका उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। इट मीन्स सेम प्लांट के अंदर उन्होंने, एक ही प्लांट के अंदर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो उसका मतलब एक ही प्लांट के जो पॉलिन थे वो उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर उन्होंने शेड करवाए। ऐसा करके उन्होंने F1 जनरेशन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो इससे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, बिकॉज जो पॉलिन ग्रेन है हमारा वो भी उसी प्लांट से बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट से, और जो हमारा एग है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट से ही बन रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहे हैं। तो अब गैमेट्स बना के देखो यहाँ पे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ, गैमेट बनने में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक गैमेट के अंदर कैपिटल टी चला गया, तो दूसरा गैमेट जो बना उसके अंदर क्या चला गया, स्मॉल टी। अंडरस्टैंड। और यहाँ पर भी ऐसे गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो इस तरह से बन गए। अब हम इनके क्रॉस करा के देख लेते हैं। तो क्रॉस करा के देखो आपके सामने क्या रिजल्ट आता है, कैपिटल टी, अगला रिजल्ट है आपके सामने कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट रिजल्ट है आपके सामने कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो अब आप बताओ इसको देखने के बाद कि यहाँ पर जीनोटाइप क्या है। तो देखो कैपिटल टी वाला आपको एक प्लांट मिला, या अगर आउट ऑफ 4 देखें तो 25% प्लांट्स कैसे हैं, कैपिटल टी वाले, ठीक है। आपको 2 प्लांट मिल रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक प्लांट लास्ट में आपको मिल रहा है स्मॉल टी। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया है यहाँ पर, हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1, 1:2:1। ये बात क्लियर हो गई आपके, क्योंकि जीनोटाइप्स का रेशियो देखा जाए तो हमारा 1:2:1 आ रहा है। अब फिनोटिपिक रेशियो चेक करते हैं यहाँ पर कि वो क्या है। देखो ध्यान से, यहाँ पर टॉल प्लांट्स कितने हैं, 3, और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, 1। या दूसरे टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में बात करेंगे तो 75% प्लांट्स आर टॉल एंड 25% प्लांट्स आर ड्वार्फ। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो है क्या है, वो 3:1। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया यहाँ पर कि ये जो जनरेशन है आपके सामने, ये कौन सी जनरेशन आ रही है, ये F2 जनरेशन है, फिलियल 2 जनरेशन, FILIAL, फिलियल 2 जनरेशन है आपके सामने ये। तो फिलियल 2 जनरेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, तो आप बताएंगे 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया वो आप बताएंगे 1:2:1। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, F2। और ये कौन सा क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों था, बिकॉज यहाँ पर हम ओनली 1 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं। उस कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हैं हमारे सामने, लेकिन हम कैरेक्टर केवल एक ही स्टडी कर रहे हैं इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस करा रहे हैं 2 डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स का। जैसे एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, इनका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसके अंदर एक ही कैरेक्टर की स्टडी हो रही है, जैसे कि हाइट। तो मेंडल ने इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया और उन्हें नतीजे बहुत अजीब से और देखने को मिले। अजीब से इसलिए थे बिकॉज जो F1 जनरेशन थी वहाँ पर 100% प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, मतलब ड्वार्फनेस तो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जो F2 जनरेशन थी वहाँ पर देखा गया 75% टॉल थे और 25% ड्वार्फ थे।
मतलब ये ड्वार्फनेस का कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया F2 में, जबकि F1 में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो इससे क्या कंफर्म हुआ? इससे ये कंफर्म हुआ कि जो कैपिटल T है ये डोमिनेंट होता है। मतलब कैपिटल T किसको डिनोट करता है? टॉल प्लांट को। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो स्मॉल t है ये रिसेसिव है, क्योंकि ये ड्वार्फ को कंट्रोल कर रहा है। तो ड्वार्फ प्लांट तभी अपने आप को फॉर्म कर पाएगा या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी जो दोनों एलील्स होते हैं वो दोनों रिसेसिव एलील्स हों और एक साथ हों, तभी एक्सप्रेस हो पाएगा। क्योंकि अगर स्मॉल t कैपिटल T के साथ होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बिकॉज कैपिटल T इज द डोमिनेंट एलील, और ये डोमिनेंट एलील है, और इस कारण से ये अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस कर सकता है। इसीलिए आप देखते हो कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t का रिजल्ट टॉल ही आता है। तो ये सारे इंटरप्रिटेशंस निकल के आए इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, अंडरस्टैंड। तो इससे आपकी पहली लॉ निकल के आई, मेंडल की फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या थी? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन डिटरमाइन कर रहा है? इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर मेंडल ने कहा था, एक्चुअल में फैक्टर क्या थे? जीन्स। मेंडल ने उस समय जीन्स नाम यूज नहीं किया था, ये जीन्स जो नाम है ये बाद में आया है। मेंडल ने फैक्टर कहा था, फैक्टर को बाद में जीन कहा गया। तो मेंडल ने क्या कहा था? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको डिटरमाइन करते हैं उसके इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स पर होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम जीन्स बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि दीज कैरेक्टर्स ऑकर इन पेयर। ये जो कैरेक्टर हैं ये पेयर में होते हैं, जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t या स्मॉल t। ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। तो जैसे देखो कैपिटल T अगर गैमेट बनाएगा तो गैमेट्स में आप देखेंगे इस पेयर का केवल आधा भाग ही जाएगा। मतलब एक एलील एक गैमेट में चला गया और दूसरा एलील दूसरे गैमेट में जाता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने ये फर्स्ट लॉ जो मेंडल ने बताई थी। द कैरेक्टरिस्टिक्स of an organism are determined by internal factors, okay, which occur in pairs। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखें। ओनली वन ऑफ ए पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गैमेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।